जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पोस्ट मैच अपडेट लेकर के फिफ्थ टेस्ट मैच के डे 2 का हाल, जहां टीम इंडिया बहुत जल्दी ऑल आउट हुई। सेम दिन पे इंग्लैंड भी ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड को छोटी सी लीड मिली, जो कि इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ी है। और अब मैच थोड़ा बहुत बैलेंस हो चुका है, क्योंकि टीम इंडिया को एक सॉलिड शुरुआत मिल चुकी है। एक विकेट गिर चुका है, केएल राहुल आउट हो चुके हैं, यशस्वी जायसवाल 44 पे खेल रहे हैं। शतक के बाद एक उनकी अच्छी पारी अभी भी चल रही है। 102 ओवर और होने वाले हैं, बट वी आर लाइव नाउ। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बुला लीजिए इस लाइव सेशन में, लाइव डिस्कशन में, जहाँ डिटेल में देखेंगे पोस्ट मैच एनालिसिस में क्या कुछ घटा है और क्या बोलती पब्लिक। एक नया सेगमेंट लाया हूँ जहाँ पे कमेंट सेक्शन से आपके कमेंट पिक करूँगा एक एक करके और उस पर डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देखते हैं क्या कुछ घटा है फिफ्थ टेस्ट मैच के डे 2 पे। तो कारवां बढ़ाते हैं आगे, डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे क्रूशल पॉइंट्स जो कि घटे थे दूसरे दिन के खेल में। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी वो ये था करुण नायर का अर्धशतक। लगभग 3000 दिनों के बाद उनका वो अर्धशतक आया था। 100 के बाद पहली बार उनने अपना बल्ला ऊपर हवा में रखा था और हाफ सेंचुरी का सेलिब्रेशन किया था। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई कि क्रिस वोक्स रूल्ड आउट हो चुके हैं फ्रॉम द टेस्ट। यहाँ पे फिफ्थ टेस्ट मैच से रूल्ड आउट हुए हैं, मतलब पूरी सीरीज से रूल्ड आउट हो गए, क्योंकि जो उनका लेफ्ट शोल्डर है वो थोड़ा ऑकवर्ड तरीके से गिरे थे और वो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था ग्राउंड पे कि वो डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि जिस हिसाब से वो अपने हाथ को अपने स्वेटर्स में फंसा के जा रहे थे, वो लग रहा था कि उनसे बिल्कुल भी हाथ सीधा नहीं रखा जा रहा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्लियर था कि क्रिस वोक्स की इंजरी बहुत ज़्यादा गंभीर थी और उसी की वजह से अब वो रूल्ड आउट हो चुके हैं। उसके साथ ही साथ एक प्लेयर है इंग्लैंड के जिनका नाम अगर मैं टू बी प्रिसाइज बता दूं तो उनका 56th बर्थडे था। उसकी वजह से आप यहाँ पे देखेंगे सब ने ये वाइट बैंड अपने सर पे पहना था। मोहम्मद सिराज ने भी पहना था, जो कि एक बहुत तगड़ी चीज़ थी। तो ये कुछ घटा था ओवरनाइट डे 1 खत्म होने के बाद, जहाँ पे हम लोग का डिस्कशन शुरू हुआ था और यहीं से कंटिन्यू हुआ था दूसरे दिन का गेम। बट दूसरे दिन का गेम आगे कैसे बढ़ा उसके बारे में अगर डिस्कशन कर लें तो करुण नायर सॉलिड नज़र आ रहे थे, बट हमें उम्मीद थी कि इनका एक बड़ा स्कोर आएगा। बल्ला उठाए तो एक और बार उठा दे, शतक मार दे तो मज़ा आ जाएगा, बट हमने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा दी थी। 204 पे हम 6 विकेट थे, 224 पे टीम इंडिया ऑल आउट होती है, जहाँ पहला विकेट करुण नायर का ही गिरता है और वो बॉल इतनी तगड़ी नहीं थी। जॉश टंग वहीं से बॉल बाहर 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 निकाल रहे जा रहे थे, थोड़े वेवर्ड थे, कहीं भी बॉल जा रही थी उनके हाथ से, बट एक बॉल वो बहुत सॉलिड डालते, मतलब सॉलिड मतलब नेक्स्ट लेवल की बॉल थी। वो बॉल उल्टी थी, वो बॉल टप्पा खा के अंदर की तरफ आ गई। करुण नायर जज ही नहीं कर पाए, लेट हो गए बॉल पे और बॉल सीधा कट के अंदर की ओर आई। एलबीडब्ल्यू थे और वो तो चल दिए थे, वॉक कर गए थे, बट सामने वाशिंगटन सुंदर थे जिनने बोला कि आपको डीआरएस लेना चाहिए। जाते जाते उन्हें डीआरएस भी ले लिया और वो डीआरएस वेस्ट हो गया। तो वहाँ पे लगा करुण नायर के रूप में हमें झटका। फिर वाशिंगटन सुंदर भी आउट हो गए, सिराज भी आउट हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा भी आउट हो गए और मात्र 18 रन के अंदर, 18 भी नहीं 20 रन के अंदर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। और 224 रन इतने ज़्यादा नहीं थे इस स्कोर पे, क्योंकि हम जब कल का खेल खत्म हुआ था हम 300 की उम्मीद लगा के रख रहे थे, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर शतक लगा के आ रहे हैं, उनसे हमें उम्मीद थी। करुण नायर की हाफ सेंचुरी आ गई है और वो हर हाफ सेंचुरी को 300 में कन्वर्ट करते हैं जो उनका एवरेज था, तो हमें उनसे उम्मीद थी कि कुछ नहीं तो 50-60 रन बनेंगे, बट बने सिर्फ 20 रन और टीम इंडिया के 4 विकेट फटाफट से गिर गए और इंग्लैंड को आना पड़ा बैटिंग करने। उसमें मैच के हीरो कौन रहे? वो रहे गस एकिंस्टन, जो कि बहुत लंबे समय बाद टीम में आए, बट आते ही ले लिया पंजा। 5 विकेट 33 रन दे करके 21.4 ओवर में, जो कि बन गए हीरो ऑफ द फर्स्ट इनिंग, जहाँ पे फटाफट से विकेट लिए। लो स्कोरिंग टेस्ट मैच था, 8 की घास, ओवरकास्ट कंडीशन, अनप्लेबल पिचेस, अनप्लेबल बॉल्स आ रही है, इन स्विंग आउट स्विंग ज़्यादा हो रही है, डिफेंस को टेस्ट करते हुए बॉलिंग हो रही है। वहाँ पे 5 विकेट का हॉल लेना बहुत ही ईजी ज़रूर था, बट इनके लिए ज़रूरी भी था, क्योंकि हमने उम्मीद लगाई थी कि पहले टेस्ट मैच से ही खेलते हुए नजर आएंगे गस एकिंस्टन, बट मौका मिला 5वें टेस्ट मैच में। तो कौन कौन इनके शिकार बने थे? पहले शिकार बने थे इनके यशस्वी जायसवाल, इनने ध्रुव जुरैल का विकेट लिया था। फिर वाशिंगटन सुंदर को भी कंपल्सिव हुक मार रहे थे, कंपल्सिव पुल मार रहे थे, ना उस शॉट को पूरा कंप्लीट किया वाशिंगटन सुंदर ने, ना हाफ हार्टेड नीचे रोल की रिस्ट, आधे मन से शॉट खेल दिया और फील्डर के पास चली गई। फिर के बाद मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जो आउट हुए, मैं तो उस पर ज़्यादा सवाल करूंगा नहीं, क्योंकि जो 7 बल्लेबाज काम नहीं कर सके वो हमारे 2-3 बॉलर क्या करेंगे, तो उन पर ज़्यादा बल्लेबाजी पे सवाल नहीं उठेंगे, बट सवाल उठेंगे किस चीज़ पे। 218 तक 6 थे हम, 6 रन के अंदर अंदर हम ऑल आउट होते हैं, तो ये बहुत तगड़ा डाउनफॉल हुआ था। फिर से बैटिंग कोलैप्स देखने को मिला था। हाफ सेंचुरी इकलौती लगी थी, मान लिया भले मैंने की करुण नायर ने मारी थी, बट
अगर वो उसको कन्वर्ट कर देते ना तो मैच जिताऊ पारी हो सकती थी और जुझारू पारी हो सकती थी और एक सैनिक बन सकते थे अपनी टीम के, जो कि टीम को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर सकते थे। बट वो नहीं देखने को मिला। करुण नायर से फिर से एक और बार और करुण नायर हो गए आउट। 5 विकेट का हॉल मैं फिर से बता रहा हूँ सेकंड स्टंट को मिला और मैच मेरे हिसाब से इस समय तक इंग्लैंड के साइड झुक चुका था, क्योंकि इंग्लैंड ने सोचा था कि भाई 250 तो मिनिमम बनेंगे, बट 224 पे ऑल आउट करने में कामयाब हो गई इंग्लैंड की टीम। उसके बाद सिर्फ 10 मिनट की शांति मिली टीम इंडिया को। उसके बाद जब बॉलिंग करने आए मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप सिंह, सबकी बुरी तरीके से पिटाई चालू हुई। T20 मोड एक्टिवेट कर दिया इंग्लैंड ने, जहाँ 10 ओवर में 71 रन, और ये तो कुछ भी नहीं था। इतनी तेज़ी से रन बन रहे थे कि भाई ये सारे शॉट्स, सुपला शॉट्स, रैम्प शॉट, रिवर्स स्वीप, ये सारे शॉट्स हमने सूर्य कुमार यादव से T20 फॉर्मेट में देखे हैं। वो यहाँ पे आपको बेन डकेट खेलते हुए नजर आ रहे थे और उनने पूरी तरीके से प्रेशर शिफ्ट कर दिया था टीम इंडिया पे, क्योंकि हमें पता था ये पिच बहुत डिफ़िकल्ट है बैटिंग करने के लिए। आप यहाँ पे 100 ओवर नहीं खेल सकते, आपको यहाँ पे कम ओवर खेलने हैं और उसमें ज़्यादा रन बनाने हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बॉल खेलोगे उतने ज़्यादा मौके दे रहे हो अपने ऑपोजिशन को आउट करने के। तो यहाँ पे बेन डकेट का प्लान वही था कि हम तेज़ी से रन बनाएंगे, ऑपोजिशन के जो बॉलर्स हैं उनको गेम में नहीं आने देंगे, और हम जितनी बॉल खेलें वो इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट मैच में आपका किस बॉल पे नाम लिखा है, किस बॉल पे आउट हो जाए कुछ पता नहीं है। तो जब तक आप खड़े हो बेस बॉल मोड एक्टिवेट करके खेलो, ये गेम प्लान आया था। T20 मोड एक्टिवेट हो चुका था, छक्का मारा, बट कम बैक का तो टाइम आता ही ना भाई। अच्छा समय आता है, बुरा समय भी आता है, सब चलता रहता है, दिस इज़ लाइफ। तो वही हुआ। बेन डकेट ने एक बार छक्का मारने के बाद आकाश को बोला कि भाई तुम मुझे आउट नहीं कर सकते, और होता क्या है, अगले ही ओवर में एक रिवर्स शॉट लगता है, उस पर छक्का जाता है। दूसरा ट्राई करने जाते हैं बेन डकेट और ध्रुव जुरेल के हाथ में आउट होते हैं। फिर आकाशदीप आते हैं भाई, अच्छे से लपेटे में लेते हैं कि हाँ भाई क्या बोल रहा था तू, तेरा विकेट नहीं ले पाऊंगा, ले लिया तेरा विकेट, जा ड्रेसिंग रूम में। बेन डकेट का विकेट लिया, बट उसके बाद जैक क्रॉली को मौका मिल गया, वो 64 बना करके जाते हैं, वो भी बहुत फास्ट खेल रहे थे। तो फिर से ओपनिंग स्टैंड ने टीम इंडिया को इस टेस्ट सीरीज़ में जाते जाते तंग किया है, और अभी तो एक और पारी आनी बाकी है। उसके बाद मौका था DSP सिराज का, जिनने तहलका मचा दिया। मियाँ मैजिक छा चुका था पूरी तरीके से। ओली पोप की बॉल बहुत खतरनाक थी, अनइवन बाउंस तो नहीं था, थोड़ा लो बाउंस ज़रूर था, बट बॉल तेज़ी से अंदर की तरफ सीम होते हुए आई, और वो इतनी तेज़ आई कि ओली पोप की हाइट वैसी छोटी है, नी रोल पे जाके बॉल लगी। अंपायर ने आउट नहीं दिया, बहुत लंबी अपील हुई थी, इंडिया ने DRS लिया और ओली पोप का विकेट मिला टीम इंडिया को। और उसके बाद ना थोड़ी गर्मा गर्मी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि हैरी ब्रूक खेल रहे थे और जो रूट खेल रहे थे, और जो रूट कुछ ना कुछ प्रसिद्ध कृष्णा को बोल रहे थे। और मैं जहाँ तक लगा पा रहा हूँ, डिस्कशन क्या था वो इसी के अराउंड था कि जो रूट अपनी क्लास दिखा रहे थे और प्रसिद्ध कृष्णा को उनके बारे में बता रहे थे कि उनको पहले जो टेस्ट मैच में उन्होंने क्या किया था और क्यों उनको टीम इंडिया ने ड्रॉप किया था और अब क्यों उनको खिलाया जा रहा है। तो उनको मतलब बोलते हैं ना कि भाई तुम्हें याद दिला रहे तुम्हारी ये टेस्ट सीरीज़ कैसी गई है, कुछ वो करते हुए नजर आए थे जो रूट, और उसी का जवाब प्रसिद्ध कृष्णा ने भी दिया। और यहाँ तक मामला ठीक था, प्लेयरों के बीच में जो बात होती है, नोकझोंक होती है, वहाँ तक ठीक थी। बट जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आई, पहले तो कल कुमार धर्मसेना का मुझे वो बताना पसंद नहीं है जो उन्होंने बता दिया कि भाई बैट लगाए तो इंग्लैंड ने DRS नहीं लिया था। बट उसके बाद जो चीज़ हुई, यहाँ पे भी उनने पहले टीम इंडिया को और प्रसिद्ध कृष्णा को समझाने का पहला कॉन्फिडेंस दिखाया, पहला काम वही उनने वही किया कि टीम इंडिया के पास जाके फील्डिंग टीम को जाकर के समझा रहे हैं कि भाई ऐसी बात मत करो। बट ये चीज़ वो जो रूट को भी बोल सकते थे, बट वो नहीं हुआ था। तो कुमार धर्मसेना कहाँ पहुंच चुके हैं, किस लेवल की अंपायरिंग कर रहे हैं, प्लस टीम इंडिया से इतनी खुंदक इनको अब क्यों हो चुकी है वो समझ नहीं आ रहा। हमने बहुत टाइम से इनको देखा है हमारे अगेंस्ट डिसीजन देते हुए, जब DRS नहीं था उसके पहले से लेके कल तक हमने देखा। बट ये भी थोड़ा एक गलत कॉल था, जहाँ लड़ाई रिजॉल्व करना वो सही बात है, बट जो रूट को कुछ ना बोलना, टीम इंडिया के कैप्टन और बॉलर से भिड़ जाना, बात करने लगना, वो थोड़ा गलत जाते हुए लग रहा था, कम्युनिकेशन की गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो मुझे कुछ खास नहीं लगा। आपको कैसा लगा और ये आपका क्या राय है इस चीज़ पे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं आगे का कंप्लीट कर रहा हूँ। भाई यहाँ पे एक हमारे मेंबर का बहुत तगड़ा सवाल है कि जायसवाल कब रन बनाएगा। भाई जायसवाल रन बनाएगा, इसी पारी में बनाएगा। 45 पे खेल रहा है, अभी तगड़ा खेल रहा है, अभी और लंबा खेलना उनका बाकी है। तो जायसवाल के रन आएंगे, बट अब जो प्लेयर टिक गया है ना, उसी पे पूरा दारोमदार रहेगा कि वो लंबा खेले। सेम हुआ था फर्स्ट इनिंग में करुण नायर का, अगर वो लंबा खेल जाते तो बहुत बड़ा स्कोर बन सकता था। इंग्लैंड के लिए भी हैरी ब्रूक लंबा खेलते तो 8 रन बन सकते थे, बेन डकेट या फिर जैक क्रॉली बड़ा खेलते तो इंग्लैंड का स्कोर भी कुछ अलग नज़र आता। तो जो प्लेयर सेटल हो चुका है, 30-40 बॉल खेल चुका है, उसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेस्ट मैच को आगे लेके जाने की। उसके बाद क्या होता है, बैक टू मैच,
मैच कंटिन्यू होता है, प्ले एंड पॉज बहुत होता है क्योंकि बारिश बहुत हो रही होती है, तो टीम इंडिया को वापस बाहर जाना पड़ता है। बट आते ही जो रूट का स्पीड डायल पे नंबर सेव करके रखा है सिराज ने और बुमराह ने, आते ही 29 रन पे आउट किया जो रूट को। हैरी ब्रूक अकेले पड़ गए थे और उसकी अगले ही ओवर में फिर से जेमी स्मिथ को पहली यॉर्कर डाली भाई। वो टो क्रशिंग यॉर्कर थी जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगाई थी जेकब बेथल ने, माफ़ कीजिएगा, जेकब बेथल को पड़ी थी। लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे, पहली बार इस टेस्ट सीरीज़ में खेल रहे थे, बेन स्टोक्स की जगह पे आए थे, पहली ही बॉल सटी यॉर्कर और गलत लाइन पे बैट रखा। प्लम थे और अंपायर ने भी आउट दे दिया। इंडिया को एक और विकेट मिलता है और पूरी तरीके से सिराज के 3 विकेट हो जाते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा के 4 विकेट हो जाते हैं। चल रहा होता है कि कौन अपने 5 विकेट का हॉल कंप्लीट करेगा, बट उसके साथ साथ हैरी ब्रूक तेज़ी से रन बनाने लगते क्योंकि उन्हें पता था कि अब ख़त्म हो गई है बैटिंग लाइनअप। उनको क्या सेकिंस्टन के साथ बैटिंग करना है, उनको टॉस के साथ बैटिंग करनी है और क्रिस वोक्स आने नहीं वाले थे बैटिंग करने, तो उनको ये चीज़ तो दिमाग में आ चुकी थी कि तेज़ी से रन बनाने पड़ेंगे और हैरी ब्रूक ने ठान लिया था। अभी हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भाई अभी जिस मेंबर ने सवाल पूछा था उस भाई को जवाब मिल चुका है। यशस्वी जायसवाल ने अपना अर्धशतक कंप्लीट कर लिया है छक्का मार के। मेरे को एक बार शॉट देख लेने दो भाई, 2 सेकंड तो मुझे। बॉलिंग के लिए थे जेमी ओवरटन, बाउंसर थी और भाई अपर कट खेला है यशस्वी जायसवाल ने और वो सीधा विकेट कीपर के ऊपर से गया है छक्के के लिए। 51 पे नॉट आउट पहुंच चुके हैं यशस्वी जायसवाल। बैक टू आवर मैच। फिर उसके बाद सिराज के 200 इंटरनेशनल विकेट्स कंप्लीट होते हैं और भाई सबने उम्मीद लगाई थी बुमराह यहाँ पे कुछ करेंगे तभी हम टेस्ट सीरीज़ जीतेंगे, बट किसी ने सिराज का नहीं सोचा था। सिराज थोड़े अंडररेटेड हो गए थे क्योंकि हरदीप सिंह पे हमें ज़्यादा भरोसा हो गया था, जब हर्षित राणा जब खेल रहे थे उन पे ज़्यादा भरोसा हो गया था, हम मोहम्मद शमी का वेट कर रहे थे। बट सिराज जो लगातार मेहनत कर रहे थे ना वो हमने नज़रअंदाज कर दी थी। याद रखो चैंपियंस ट्रॉफी में जब सिराज का सिलेक्शन नहीं हुआ था वो बहुत निराश हुए थे कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनने किसी को ब्लेम नहीं किया, उनने सीधा बोला कि भाई मेरे में ही कुछ कमी होगी जहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे से पहले हर्षदीप सिंह का हुआ, बाकी जो डिजर्विंग थे उनका हुआ बट मेरा नहीं हुआ। तो निराश थे और उन्होंने उस निराशा को परफॉर्मेंस में बदला है और भाई बंदा 5 और टेस्ट मैच खेल चुका है, 200 इंटरनेशनल विकेट हो चुके हैं, 8 ओवर का स्पेल लगातार डाल कर गए थे। बेन स्टोक्स ने जब 11 ओवर का स्पेल डाला था ना भाई, हम इंडियन ने बहुत तारीफ़ की थी, तो यहाँ पे तारीफ़ होनी चाहिए सिराज की क्योंकि 5 और टेस्ट मैच की 10 पारी में बॉलिंग करना और लगातार 30 ओवर तो पर इनिंग की है बॉलिंग। तो आप देखो अगर मैं 10 पारी के हिसाब से देखूँ तो 300 ओवर डालना एक टेस्ट मैच में वैसे ही आसान बात नहीं होती है। अभी सिराज को एक और इनिंग में आना है बॉलिंग करने, तो आराम से 350 ओवर तक डाल के जाने वाले इस टेस्ट सीरीज़ में, जो कि बिल्कुल भी आसान बात नहीं होती है 300 प्लस ओवर डालना किसी भी लंबी टेस्ट सीरीज़ में, खासकर इंग्लैंड में जहाँ पे इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं, ठंड की वजह से हो जाती है, हैवी आउटफील्ड की वजह से हो जाती है, कभी डैम्प आउटफील्ड की वजह से हो जाती है। बट सिराज ने अपनी फिटनेस लेवल को हमेशा अप रखा हुआ है, सो टच वुड सिराज सेकंड इनिंग में भी तबाही मचाएं। और जैसा डेल स्टेन ने ट्वीट किया है कि सिराज का 5 आएगा, हम भी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं और भी कुछ कॉमेंट देख लेता हूँ। तो यहाँ पर के राहुल के बारे में बात हो रही है। के राहुल के बारे में भाई मुझे भी बुरा लग रहा है अगर मैं सही बोलूँ ना। जिस हिसाब से स्टार्ट हुई थी ना टेस्ट सीरीज़, ग्राफ ऐसा चढ़ता जा रहा था बट 4th 5th टेस्ट मैच आते होते वो ग्राफ नीचे की तरफ चला गया अचानक से, क्योंकि अब बैटिंग के हिसाब से के राहुल की टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। 9 रन पे, इस टू बी प्रिसाइज शायद 7 रन पे आउट हुए हैं। एक बार देख लेता हूँ, 7 रन पर आउट हुए हैं। पहली इनिंग में 14 पे आउट हुए थे, तो दोनों इनिंग में यहाँ पे फ्लॉप हो गए। पिछले टेस्ट मैच की भी सेकंड इनिंग में फ्लॉप हुए थे के राहुल। गेंदें अच्छी खेल रहे हैं, बहुत तगड़े नज़र आ रहे थे, बट ये टेस्ट सीरीज़ जितनी हाई पे कंप्लीट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। थोड़ा सा ग्राफ गिर ज़रूर गया है, बट भाई के राहुल ने अपना काम किया है इस टेस्ट मैच में। हमें पॉजिटिव देखने शुरू करना पड़ेगा, पॉजिटिव साइड देखना शुरू कर दो। नेगेटिविटी तो दुनिया भर में भरी पड़ी है, ये तो मैं आपको बार बार समझाते आ रहा हूँ। इसके बाद क्या हुआ, 200 विकेट लिए सिराज ने और यहाँ पे सिर्फ 23 रन की लीड दी है इंग्लैंड ने। तो हमने बनाए थे 224 और 247 पे हमने ऑल आउट कर दिया इंग्लैंड को। 4 विकेट लेकर के गए मोहम्मद सिराज और 4 विकेट लेकर के गए थे प्रसिद्ध कृष्णा। टीम इंडिया के ऊपर दिमाग में था कि हमें सबसे पहले लीड उतारनी है, तो वो काम बहुत तगड़ा चल रहा था। यशस्वी जायसवाल, के राहुल बहुत सॉलिड नज़र आ रहे थे, 20-25 रन तक पहुँच चुके थे। यशस्वी जायसवाल, वहाँ पे के राहुल का विकेट गिर जाता है 7 रन पे, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और अभी मैं एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक चीज़ आ चुकी है। साई सुदर्शन स्ट्राइक पे थे, गस सेकिंस्टन बॉलिंग कर रहे थे, अंपायर ने आउट दे दिया है साई सुदर्शन को। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इंडिया रिव्यू लेगी। इंडिया ने रिव्यू ले लिया है, साई सुदर्शन ने रिव्यू ले लिया है, और अगर ये डिसीजन ओवरटर्न नहीं होता है तो टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगेगा। 70 पे 2 हो जाएगी टीम इंडिया, 47 की लीड है अभी भी हमारे पास। हमें कुछ नहीं तो 250-300 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि रिमेंबर इट इज़ जस्ट द सेकेंड डे ऑफ द टेस्ट मैच, हरी पिच पे, ओवरकास्ट कंडीशन में।
वैसे भी टेस्ट मैच 5 दिन तक नहीं जाता है, तो यहाँ भी नहीं जाने वाला है। बट टीम इंडिया को दिमाग में रखना है सिर्फ और सिर्फ यहाँ से रिजल्ट निकालना, पॉजिटिव रिजल्ट निकालना और टेस्ट मैच को जीतना। क्योंकि अगर हम टेस्ट मैच ड्रॉ भी करते हैं तो 2-1 से ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जाएगी इंग्लैंड के पास, जिसका उनको बहुत घमंड हो जाएगा। तो इसीलिए हमें 2-2 करनी है, सीरीज़ को शेयर करना है। फिर अगले साल हम फिर आएंगे यहाँ पे सेम जून जुलाई में 5 टेस्ट मैच खेलने, तब डिसाइड करेंगे कि क्या कोई विनर बन के आता है। और यहाँ पे हम जब भी डिसाइड कर रहे हैं, साई सुदर्शन का डिसीजन ओवरटर्न नहीं हुआ है और साई सुदर्शन आउट हो चुके हैं। देखना इंटरेस्टिंग हो गया, लगभग टाइम हो चुका है कि क्या मैच होता है। मैच होने की बात तो नहीं है, बट बेन डकेट से लड़ाई हो चुकी है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया काम हो गई है। बेन डकेट और साई सुदर्शन की लड़ाई हो चुकी है। साई सुदर्शन वॉक कर चुके थे जैसे ही डीआरएस का डिसीजन आया। हिटिंग आ गया, पिच इन लाइन, इम्पैक्ट इन लाइन, विकेट्स हिटिंग आया, साई सुदर्शन चल दिए। बट बेन डकेट ने फिर से कुछ उल्टा सीधा कमेंट किया है, भाई ये पंगे ले लेता है बंदा। तो वापस से साई सुदर्शन गए हैं पिच पे और जाके बात करके आए बेन डकेट से। तो कुछ तो चिढ़ाया होगा बेन डकेट ने। बेन का डकेट वैसे ही बहुत मस्ती कर रहा है टेस्ट मैच में। आखिरी इनिंग आने दो भाई, गिल नहीं छोड़ेगा इसको, ना सिराज छोड़ेगा, उसकी भी पूरी उम्मीद है। बट कुछ ज़्यादा ही बड़बड़पना चल रहा है यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है बेन डकेट का। मुझे लग रहा है नाइट वॉचमैन भी भेज दिया गया है और शायद आकाशदीप नज़र आने वाले हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो मैं तो वही बोलूँगा, वापस से बैक टू आर एनालिसिस। टीम इंडिया को 150 प्लस 200 तक तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि चौथी पारी में रन चेस करके टेस्ट मैच जीतना मुश्किल होने वाला है। बट हमें थोड़ा बफर लेके चलना पड़ेगा, 40-50 रन का जो भी बेन का डकेट, जैक क्रॉली बल्लेबाजी करके जा रहे हैं ना, थोड़ा मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि भाई ये बेखौफ हो जाते हैं, T20 मोड एक्टिवेट करते हैं। असली बेसबॉल हमें तब पता चलता है, और हमने देखा है जब 7 का रन रेट हो जाता है ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गिरता है बॉलर्स का। उससे बचने के लिए 30-40 रन एक्स्ट्रा बना करके रखो, ताकि आपको क्वेश्चन रहे ऑल आउट करने का। तो जहाँ मैं बात कर रहा हूँ 200-220 की, 270 अगर टीम इंडिया बना देती है तो इस टेस्ट मैच में रिजल्ट भी आएगा, टीम इंडिया टेस्ट मैच जीत जाएगी। बट अगर वहीं अभी जो 70 पे 2 के हिसाब से मैच चल रहा है, अगर इंडिया 150-170 पे आउट होती है तो भी फाइट होगी, बट मैच इंग्लैंड की तरफ झुक जाएगा। क्योंकि इंग्लैंड को पता है कि हमें ये रन चेस करना है, एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छी इंडिविजुअल इनिंग, और वो टेस्ट मैच जीत सकते हैं। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा टीम इंडिया की तरफ से अब जायसवाल पे जो कि नॉट आउट खेल रहे हैं, आकाशदीप सिंह पे जो कि नाइट वॉचमैन आए हैं, कल आएंगे शुभमन गिल बैटिंग करने, उसके बाद ध्रुव जुरेल आएंगे, वाशिंगटन सुंदर आएंगे, जडेजा आएंगे। बैटिंग लाइनअप हमारे पास बड़ी बहुत है, बट हमें इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, काम करनी पड़ेगी और रन बनाने पड़ेंगे। जो इंग्लैंड ने किया वही चीज़ करनी पड़ेगी कि भाई हमें पिच पे टाइम पास नहीं करना। हम 100 ओवर खेलेंगे तो पक्का ना पक्का स्कोर बोर्ड वहीं का वहीं रह जाएगा और हम आउट हो जाएंगे। हमें क्या करना है, 3 या 4 का रन रेट मेंटेन करो, और कहीं भी एक ओवर मिला पिटाई वाला तो वहाँ पिटाई करो। बट मैं पिटाई की बात तो बहुत कर रहा हूँ, बट जेकब बेथल और जो रूट को बहुत कम ओवर दिए इंग्लैंड ने, तो हमें पेस ही खेलना पड़ेगा। तो उसका लिए भी पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना है। और दूसरी चीज़, एक बॉलर कम के साथ खेल रही है इंग्लैंड, 9 प्लेयर, मतलब 9 विकेट तक बल्लेबाजी होगी, 10 प्लेयरों के साथ इंग्लैंड खेल रही है। तो हमें 9 ही विकेट लेने हैं ये मैच जीतने के लिए, और साथ ही साथ एक बॉलर कम है, बॉलिंग लाइनअप छोटा है, तो स्पिनर जल्दी आते हुए भी नजर आएंगे, और क्रिस वोक्स जैसा एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है, तो उसका भी फ़ायदा टीम इंडिया उठा सकती है। 230 मैं अभी भी बोल रहा हूँ टीम इंडिया जीत जाएगी, क्योंकि हमने 224 पे सिर्फ 23 रन की लीड दी है। तो 230 इज़ द विनिंग टोटल हेयर। बट अगर मार्जिन लेना है तो 250 बना लो, 250 बन गए तो पक्का मैच टीम इंडिया जीत रही है। मैं तो अभी बोल रहा हूँ 160 के ऊपर चेज़ नहीं होने वाला है इस टेस्ट मैच में। बट इंग्लैंड बेसबॉल खेलती है ना, तो मैं अभी बस इतना मार्जिन मांग रहा हूँ कि 200-250 बन जाए, टीम इंडिया डेफिनेटली टेस्ट मैच निकाल करके जाएगी और जीत के जाएगी। कल है डे 3, जो कि मूविंग डे बोला जाता है टेस्ट मैच का, तो मज़ा आने वाला है वो दिन के खेल के बारे में भी देख के। अभी लग रहा है भाई बहुत एक्सटेंड हो रहा है मैच, 75-2 है, 17.4 ओवर हो चुके हैं। अगर मैं एग्जैक्ट देखूँ तो अभी भी दिख रहा है कि 15 ओवर और हो सकते हैं, बट उसके चांसेस मुझे अब बहुत रेयर लग रहे हैं, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन हो चुकी है, थोड़े बादल आ चुके हैं और पेसर चल रहे हैं। तो अगर थोड़े ज़्यादा बादल आए तो अंपायर बोल देंगे कि भाई अंधेरा है, लाइट्स ऑन है, बॉल साइट नहीं हो रही, क्योंकि ये रेड बॉल जो चेरी कलर होता है ये अंधेरे में नज़र नहीं आता है, तो आपको स्पिन लाने पड़ेंगे। और शायद जब स्पिन की बात होगी तो जो रूट और जैकब बेथल को आना पड़ेगा। तो इंग्लैंड भी सोचेगा भाई हम ज़्यादा ओवर ना करें, हम कल फ्रेश आके जब कवर्स हटेंगे उस पिच पे बॉलिंग करें, जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर होगा, हवा में थोड़ी सी स्विंग होगी, प्लेयर फ्रेश होंगे और उनके कदम 1-2 ओवर तक तो सेट नहीं होंगे, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी विकेट लेने की। तो वैसा कुछ प्लान कर सकती है टीम इंडिया के अगेंस्ट इंग्लैंड की टीम। और अभी भी भाई बैक टू बैक अपील हो रही है, 1-2 ओवर और खींच देंगे अंपायर, क्योंकि 2 दिन में हमने बहुत ओवर लूज़ किए हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि टीम इंडिया किस स्कोर पे फिनिश करती है। जिस भी स्कोर पे फिनिश करेगी मैं आपको डे
2K स्टम्प्स का स्कोर कार्ड भी दे करके जाऊँगा। कैसा लगा ये अपडेट, कैसा लगा ये क्वेरी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पोस्ट मैच एनालिसिस को आप बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, तो इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, और मेंबरशिप भी ले सकते हैं आप, जहाँ पे मैं लाइव सेशन करूँगा, आपको इन्वाइट भेजूँगा और आप मेरे साथ इसी लाइव सेशन में आके डिस्कशन कर सकते हैं, और हम फिर करेंगे चाय पे चर्चा क्रिकेट की, पोस्ट मैच एनालिसिस की। तो तैयार हो जाइए, मेंबर्स ओनली यहाँ पे स्ट्रीम होने वाली है, जहाँ पे आप में से ही कोई मेंबर आएगा मेरी लाइव स्ट्रीम पे, हम करेंगे डिस्कशन रिलेटेड टू वन टॉपिक, एक ना एक टॉपिक पकड़ेंगे और उस पर पूरा फुल ऑन डिस्कशन करते हुए नजर आएंगे। तो कैसा लगा अपडेट, लाइक करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।